डिस्क। जी, ये जो स्लिप डिस्क है ये किस कारण से होता है? जनरली देखिए इसके कारण अगर हम बात करें तो जनरल ट्रॉमा हो गया, किसी को चोट लगी उसकी वजह से डिस्क सरक गई, जी। या फिर आप कह लीजिए रप्चर हो गई हम बात करें तो, या फिर आप कह लीजिए किसी की अचानक से कहीं, आजकल क्या हो गया कि युवा वर्ग में बहुत है ये उसका कारण है जिम का यूज़। मगर वो ख़राब नहीं है, जिम का यूज़ करना तो अच्छा है, मगर होता क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज आपके ट्रेनर द्वारा, या फिर बंदा सेल्फली ज़्यादा वेट उठाने के लिए, कई लोग क्या करते हैं ज़्यादा वेट उठाते हैं, ज़्यादा वजन उठाने, जबकि उनकी बॉडी कैपेसिटी उस तरह की नहीं है, और सडन जर्क से उठाना या सडन जर्क से रिलीज़ करना, उसे रखना, उससे क्या होता है कभी कभार डिस्क रप्चर हो जाती है और वो जेली सब्सटेंस हर्निएशन क्रिएट कर देता है, आगे चला जाता है, मतलब हर्निएशन हो जाती है और स्लिप डिस्क की कंडीशन को क्रिएट कर देता है। वो कंडीशन कंप्रेशन करती है तो उस जगह भी पेन होता ही होता है। इनिशियली जो पेन है वो उस जगह पे ही होता है जहाँ पे हर्निएशन ऑफ डिस्क हुई है। उसके बाद वो पेन जो है नीचे नीचे ट्रांसेंड करता है, जहाँ जहाँ तक वो नर्व जाती है, चाहे अगर वो पैरों तक जाती है तो दोनों पैरों में दर्द होता है, या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, या न्यूरोपैथी की कंडीशन भी लंबे समय तक अगर वो होने लग जाए तो डेवलप हो जाती है। या फिर अगर वो गर्दन की नस दबी हुई है तो उस कंडीशन में हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी, या पेन होएगा आपकी गर्दन में, या फिर कई लोगों को सर्वाइकल जो कंडीशन होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में इस तरह की कंडीशन आती है, जिसमें कि हेडेक होता है पेशेंट को, उसको सिर हिलता हुआ फील करता है वो। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में रहती है, पैरों में भी थोड़ा सुनपन डेवलप हो जाता है सर्वाइकल की कंडीशन में। थोरेसिस और लंबर में अगर कंप्रेशन होता है, जो कि हम बीच की रीढ़ की हड्डी और लोअर रीजन की रीढ़ की हड्डी की बात करें, जो L4 L5 हो गया, उस केस में हमेशा दर्द जो है नीचे टांगों में रहता है, टांगों तक जाता है, या तो दोनों लोगों की बैक से लेके दोनों टांगों तक जाता है, या नमनेस जो है ऊपर दर्द रहता है कमर में और पैरों के नीचे तलवों पे नमनेस रहती है। तो इस तरह के, और कारण वही है ज़्यादा वजन उठाना, अचानक से वजन को छोड़ देना, झटके से छोड़ना, या फिर उस तरह का काम जो लंबी ड्राइव करता है कोई आदमी, लॉन्ग राइडिंग करता है बाइक की, वो भी एक कारण होता है। तो ऑक्यूपेशनल कह सकते हैं, उसका काम इस तरह का है, ये ज़्यादा देर लॉन्ग सिटिंग ऑन कंप्यूटर्स जो कि आजकल आम हो गया है, वो भी एक कारण होता है। तो स्लिप डिस्क के जनरल कारण ट्रॉमा के अलावा आपके खुल के इन्फ्लिक्ट किए हुए ही होते हैं हमारे, या हमें नॉन नहीं होता, या फिर जनरली नॉलेज होने के बावजूद हम उसको कर जाते हैं। इसके अलावा 20% पॉपुलेशन तो जो है उनको स्लिप डिस्क होता है, मगर उन्हें यही नहीं पता होता कि स्लिप डिस्क है, उन्हें दर्द होता है माइल्ड, वो झेलते रहते हैं और बीमारी को और बढ़ाते रहते हैं। जी, मैं इसी के बारे में आपसे और जानना चाहूंगी। जैसा आपने बताया कि किसी को पता नहीं होता कि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो दर्द को झेलते रहते हैं। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनको कैसे पता चलेगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें साइन और सिम्टम्स का एक तो जरूरी होना जरूरी है, मतलब पता करना साइन और सिम्टम्स उसके किस तरह के हैं। बिल्कुल। अगर उसको कमर में, लोअर बैक में, या फिर मिडल ऑफ द बैक स्पाइन में, या फिर सर्वाइकल मतलब गर्दन की तरफ वाले एरिया में दर्द होता है, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन जाती है, या चक्कर आते हैं, वर्टिगो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वर्टिगो रहता है, या फिर आप कह लीजिए कि हैवी हेडेडनेस रहती है, डबल विजन की कंडीशन कभी कभार लोगों में हो जाती है, ज़्यादा दिन से नस दबी हुई है तो, अगर स्लिप डिस्क है तो। इसके अलावा बात करें तो पेन रेडिएट होता है, पैरों में जाता है। अगर हम शियाटिका नर्व कंप्रेस्ड है, जिसमें शियाटिका रोग की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या होता है, शियाटिका सबसे बड़ी नर्व है, तो वो अगर कंप्रेस होती है तो दर्द जो है जनरली एक पैर में जाता है, बटक्स, पहले तो लोअर बैक से शुरू होता है, बटक्स पे जाता है, फिर टांग के फीट के सोल्स तक चला जाता है कई लोगों को दर्द, और एक टांग में रहता है, कई लोगों को दोनों टांगों में भी हो जाता है। बट दोनों टांगों में जनरली L4 L5 में दूसरी किसी नर्व के कंप्रेशन की चांसेस होते हैं। शियाटिका में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है तो कि एक ही टांग में दर्द चलता है, और दर्द शूटिंग पेन भी होता है, अचानक से उठता है, फिर थोड़ी देर पेन किलर ले ली, बैठ गया, सबसाइड हुआ, फिर उठ गया, या फिर बर्निंग जैसे जल रहा हो पैर, उस तरह की फीलिंग भी रहती है। तो मेन चीज आदमी को जो ध्यान रखनी है वो ये रहनी है कि अगर रेडिएटिंग पेन है, लोअर बैक से चलता हुआ पैरों तक जा रहा है, दोनों पैरों तक, या एक पैर में जा रहा है, या फिर अगर गर्दन में अगर किसी को दर्द है और उसमें वर्टिगो, चक्कर जैसा फील कर रहा है, सिर में दर्द भी फील कर रहा है, कंधों में प्रॉपर शोल्डर उठा नहीं रहा है, उठा नहीं पा रहा है, लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन या सुनपन आ रहा है, या पैरों में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेफिनेटली स्लिप डिस्क होगी। इसको पता लगाने के लिए तो फिर टेस्ट हमें करवाने पड़ेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि टेस्ट करवाने पड़ेंगे, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्लिप डिस्क के किस तरह के टेस्ट पेशेंट्स को करवाने पड़ेंगे ताकि वो श्योर हो जाए कि हाँ उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। देखिए, स्लिप डिस्क के अंदर एक तो जरूरी है कि या तो वो एक्सरे कराए पहले, बट एक्सरे ना इतना इफेक्टिव टेस्ट नहीं है मैंने जो देखा है अमूमन तौर पे, क्योंकि एक्सरे में माइल्ड डिजेनरेटिव चेंज तो बता देता है, बट नर्व कंप्रेशन को इतनी क्लियरिटी से
नहीं बता पाता। तो इसमें या तो सीटी स्कैन कराएं वो, या एमआरआई स्कैन, जो कि बेस्ट स्कैन है इसके लिए, एमआरआई स्कैन करा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किधर तो हर्निएशन ऑफ डिस्क है, डिस्क कहाँ स्लिप आउट है, और वो डिस्क जो है किस तरह का असर बॉडी में क्रिएट कर रही है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है ये कितनी हार्मफुल है किसी के लिए भी? देखिए, स्लिप डिस्क की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। जी। देखिए, एक सबसे पहला जो उसमें दिक्कत आती है वो न्यूरोपैथी कंडीशन क्रिएट करती है। जी। तो न्यूरोपैथी की कंडीशन को बचने के लिए डेफिनेट है कि हमें उस बीमारी को एक तो बढ़ावा नहीं देना है, आगे निकलने नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, डेली की या हफ्ते में 2 पेन किलर ले ली, मेरा काम चल रहा है, ठीक है, क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट कराने की। मगर नहीं, अगर आप बीमारी को पालोगे तो डेफिनेट है कि कंप्रेशन बहुत लंबे समय तक रहेगा। कंप्रेशन लंबे समय तक रहेगा तो नस जो है वो सूखनी शुरू होएगी, ड्राई आउट होएगी, तो डेफिनेट है कि सिग्नल्स भी जो है हैम्पर होंगे, सिग्नल्स भी प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, तो कंप्लीट न्यूरोपैथी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। जी। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा पेन, अगर हम डेली पेन किलर्स ही लेते रहेंगे तो वो डेफिनेटली किडनी पे भी असर करेगा। तो पेन को डिमिनिश करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट हो जो कि इफेक्टिव तो हो ही हो, साथ ही साथ वो पेन सबसाइड भी करे, मतलब विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर ऑर्गन्स। जिसमें हम ये नहीं कह रहे पेन किलर लेके दर्द ठीक करें, क्योंकि अगर हम पेन किलर लेके दर्द ठीक करते हैं तो डेफिनेट है कि वो पेन किलर कुछ समय काम करेगी, और फिर दूसरी पेन किलर पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, और धीरे धीरे अपनी किडनी पे भी असर करवा लेगा। तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि पेन किलर से हम उसको चलाएं बीमारी को। इससे तो बेटर ये रहेगा कि एक्सरसाइज करें। मैं नहीं बोल रहा हैवी एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, माइल्ड एक्सरसाइजेस करें, या फिर आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बेटर सजेस्ट दे पाएगा इस बारे में कि भाई क्या कहते हैं, अगर आपको सडन पेन हुआ है तो वो किस तरह का पेन है। कहीं वो कई बार क्या होता है कि आदमी इस गलती में रह जाता है कि ये स्लिप डिस्क है कि नॉर्मल पेन है, कभी कभार नॉर्मल इस बैक स्पाज्म को भी स्लिप डिस्क समझ लेता है आदमी। तो उस केस में नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर वो स्लिप डिस्क है और वो ठीक है, उसे पता है, तो मैं यही कहूँगा हमेशा कि वो एमआरआई कराने के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर चैनल से ट्रीटमेंट ले, जिसमें प्रॉपर चैनल इन द सेंस कि प्रॉपर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर रेफर होता हुआ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रीटमेंट लेता चला जाए। मतलब रेफरेंस इन द सेंस कि वहाँ पे ठीक है मेडिसिन के थ्रू हो रहा था, आगे किसी और तरीके के थ्रू हो रहा था, मगर वो ट्रीटमेंट सही हो और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इसमें सर्जरी नहीं है, क्योंकि इसका सर्जरी कोई उपचार भी नहीं है। सर्जरीज में भी क्या है कि रिलैप्स हो जाता है, लेमिनेक्टोमी कर देते हैं जिससे कि नर्व पे कंप्रेशन खत्म हो जाए, मगर वो इफेक्टिव नहीं है। उसके चांसेस ये होते हैं कि उस ऑपरेशन के दौरान में नर्व डैमेज हो जाए, और नर्व डैमेज होके इस तरह की दिक्कत हो जाए कि आधा शरीर पैराप्लेजिक हो जाए। तो इसमें यह भी है कि लंबे समय तक अगर नस दबी रहेगी तो डेफिनेट है कि बॉडी का बैलेंस भी हम होगा। जी। अगर मान लीजिए गर्दन की नस लंबे समय तक दबी रहे तो उससे क्या हो सकता है, सेरिब्रल पैल्सी भी पड़ सकता है किसी को। मतलब कि सेरिब्रल पैल्सी का मतलब हुआ कि बॉडी की कंप्लीट इम्बैलेंस हो जाना, और बोलने में भी असर हो सकता है उसको, कि वॉइस भी क्लियरिटी खत्म होती चली जाए, सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाए, क्योंकि वो सर्वाइकल जो है ब्रेन पे भी इफेक्ट कर सकता है। सिग्नल्स अगर ब्रेन से आगे नहीं निकलेंगे, मतलब गर्दन से आगे नहीं निकलेंगे, तो डेफिनेट है वो कहीं ना कहीं और दिक्कत देंगे, तो इस तरह की दिक्कत डेवलप हो सकती है। तो ये एक कोई आम बीमारी होने के बावजूद भी बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं यही कहूंगा कि इसका समाधान हो, प्रॉपर हो, इसको लंबा नहीं खींचे ना। अमूमन यही होता है, पेन किलर ली, लंबा खींचा और बीमारी को और डेंजरस कर लिया। जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस एज ग्रुप में ये ज्यादा देखी जाती है प्रॉब्लम? देखिए, अब पहले तो ये हुआ करता था ओल्ड एजिड में पेशेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, कि जिसमें कि डीजनरेटिव चेंज हुआ डिस्क के अंदर, डिस्क रप्चर हुई या फाइबर्स उसके फ्रेगमेंट हो गए, टूट गए थोड़े से, और उसमें से वो जेली लाइक सब्सटेंस निकल के नस को दबा दिया, कंप्रेशन कर दिया नर्व को। मगर अब क्या हो गया है कि ड्यू टू भाग दौड़ की जिंदगी है आदमी, या फिर आप कह लीजिए फिजिकल वर्क कम है, तो लोग जिम पे जाते हैं। पहले जॉगिंग पे जाया करते थे, वो पार्क वाली जॉगिंग, या फिर स्पोर्ट्स खेला करते थे। अब क्या हो गया कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कम हो गई हैं, रादर देन पीपल प्रेफर टू गो टू अ जिम टू गेट अ टोन फिजिक। तो वो ठीक है, मैं जिम को मना नहीं कहूंगा, वो बहुत अच्छा है। प्रॉपर ट्रेनर की गाइडलाइंस में अगर जिम करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार क्या होता है, आदमी इस होड़ में लगा रहता है कि जल्दी बॉडी बन जाए, और जल्दी बॉडी के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा वेट तुरंत उठाने लगता है, क्योंकि बल्कीनेस आने के लिए जितना हैवी वेट उठाएंगे तो आप उतना ज़्यादा एक्सरसाइज जो मतलब मसल जो है आपकी बढ़ेंगी। और कई बार साइज गेनिंग के चक्कर में ज़्यादा वजन उठा लेता है, और उससे जर्क होने की वजह से स्लिप डिस्क आजकल यंग पेशेंट्स में, यंग लोगों में भी
भी होने लग गई है। जी। इसके अलावा एक और भी जो मैंने देखा है लोगों को हो रही है, गृहिणियों को क्या होता है, जैसे बाल्टी उठाई या कोई चीज उठाई, जी। उन लोगों को भी वो सडन रखी तो उन्हें पता नहीं होता, और ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग भी खराब है इसके अंदर, ज्यादा देर तक आगे झुके रहना है, ज्यादा देर तक खड़े रहना है एक पोजीशन में, वो भी हार्मफुल हो सकता है। जी। तो इसके लिए ये सावधानियां बरतनी भी जरूरी है कि आदमी जो है जल्दी के चक्कर में ना रहे, क्योंकि शॉर्टकट जो है कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं है। जी। तो धीरे जाए, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाए, सही क्वालिफाइड ट्रेनर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसी से ट्रीटमेंट भी ले। मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो, और अगर ट्रेनर जिम की भी बात करूं तो प्रॉपर हर चीज ट्रेनर से पूछ के ले। तो जनरली नए जो जवान लोगों में तो ये प्रॉब्लम हमेशा और हमेशा जिमों से ही डेवलप हो रही है और किसी जी। कारण से नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने सडनली कोई भारी चीज उठाई घर में ही और वो सडनली जर्क से रखी, तो नी जर्क रिएक्शन कह लीजिए कि अचानक से वो डेवलप हो गया। जी। बट के अलावा अगर हम देखें तो एज रिबाउंड नहीं है, बीमारी किसी को भी किसी समय भी हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट क्या है? स्लिप डिस्क का अगर हम आम तौर पे ट्रीटमेंट देखें तो जनरल तो वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी की बात करते हैं अगर हम, मेडिसिन से क्या है कि लोग पेन को रिलीव करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, या किसी को ज़्यादा सुनपन भी डेवलप हो रहा है तो सुनपन को तो वो ठीक नहीं कर सकती मेडिसिन, बट नर्व को स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ डोसेज ले लेते हैं। तो पेन किलर्स और नर्व स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन वो दवाइयाँ लोग ले लेते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर सर्जरी की, तो सर्जरी में जो है रीलैप्स के चांसेस भी बहुत हैं, प्लस सर्जरी अपने आप में बहुत हार्मफुल है। क्योंकि आप सोचिए किसी भी चीज़ की सर्जरी जाती है अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। तो मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे डीमेरिट सिचुएशन इज मच मोर एज कम्पेयर टू मेरिटस सिचुएशन। तो मेरिटस जो पॉइंट्स हैं उसके वो बहुत कम है, डीमेरिट पॉइंट ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं सर्जरी के इस केस में। और चांसेस आर कि कभी कभार सर्जरी में पेशेंट जाता तो सर्जरी में अपने विल से है, बट सर्जरी के बाहर आने के बाद आधा शरीर सुन लेके वापस आता है, पैराप्लेजिया की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कई केसेस के अंदर जब कोई चारा ना रह जाए, शरीर पैराप्लेजिक हुआ ही पड़ा है पहले से, आधा शरीर सुन है, उस कंडीशन में अगर उसने सर्जरी करवाई है, चांसेस तो ये होंगे कि वो सर्जरी भी बिल्कुल सक्सेस नहीं रहेगी। और एक और भी उसका ड्रॉबैक हो सकता है कि भाई वो किसी और के लिए भी ठीक करना मुश्किल हो जाए उसको, क्योंकि एक बार सर्जरी हो जाए तो फॉरेन बॉडी का यूज हो जाना बॉडी के ऊपर, तो अगेन वो दोबारा से रिपेयरेबल कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। मगर ये है कि कई लोग उस रिस्क को ले लेते हैं। ठीक है, वो रिस्क लेना मेरे हिसाब से तो नॉन वैलिड मानूंगा मैं, बट उनके लिए वैलिड हो भी सकता है और बिल्कुल ठीक है। जो सिचुएशन से जूझ रहा है उसको ज़्यादा पता है कि भाई इस सिचुएशन में क्या किया करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं एज अ डॉक्टर आई प्रेफर अ पेशेंट शुड नॉट गो फॉर अ सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कि सर्जरी करवाने के बाद रिकवर हो पाते हैं। जनरली डॉक्टर भी नहीं चाहता कि सर्जरी की जाए, मगर कुछ स्वार्थवश आजकल डॉक्टर कर देते हैं सर्जरी। बट मैं प्रेफर यही करता हूं कि कोई इस तरह का समाधान हो या इस तरह का ट्रीटमेंट हो जिससे कि पेशेंट जो है फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी या एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, जो कि पेन किलर्स हों या स्टेरॉयडल मेडिसिन जो लोग लेते हैं आमतौर पे, वो मेडिसिन जो कि किडनी को हार्म पर करेंगी बाद में भी और उस समय भी, वो मेडिसिन से बचना है अगर पेशेंट को, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि वो इस तरह की ट्रीटमेंट ले जो कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हो और सेफ हो। और वैसी ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से हमारी एक मशीन है नर्वोट्रोन, वो तो स्लिप डिस्क को ठीक करेगी करेगी, न्यूरोपैथी को भी ठीक करेगी, प्लस उसके साथ अगर मेडिकेशन जो हमारी मेडिसिन हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, वो साथ में ले तो नर्व स्ट्रेंथनिंग भी होएगी, फिजिकली पेशेंट की मूवमेंट भी अच्छी होएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उस एरिया में जहां पे भी स्पाज्म क्रिएट हुआ है ड्यू टू दी नर्व कंप्रेशन, जहां पे कि मसल्स में भी स्पैज्म आया हुआ है, नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन भी डेवलप हुआ है, तो पेन भी डिमिनिश होगा। प्लस मशीन का एक प्लस पॉइंट ये है कि नर्व कंप्रेशन जो बना हुआ है उस नर्व कंप्रेशन को वो रिलीज आउट करती है थ्रू इलेक्ट्रिक वेव। जो डीजनरेटिव चेंज बना था जिसकी वजह से रप्चर हुई डिस्क और जिससे कि वो फ्लूइड निकला, वो रीजनरेटिव चेंज को रीजनरेट करना शुरू कर देता है ये मशीन हमारी। साथ ही साथ रीजनरेशन के अलावा जो एक सबसे बड़ा प्लस है इसके अंदर वो ये है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि जो इस तरह की ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मेरिटस चीज है जिसके कि प्लस पॉइंट्स ज्यादा है, माइनस पॉइंट्स बहुत ही कम है, ना के बराबर है। थोड़े बहुत माइनस पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ कि हर चीज के होंगे, मगर मैंने आज तक टिल डेट खुद से सेल्फ अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज की तो मैंने नहीं देखे। अगर कोई बंदा ईमानदारी से उस मशीन को यूज कर रहा है, पेशेंट उस मशीन को यूज कर रहा है और दवाई हमारी प्रॉपरली ले रहा है, दवाइयाँ भी ज्यादा दिन तक नहीं खानी होती, 3-4 महीने, जस्ट टू मेक
मेक पेशेंट कम इन लाइन विद द ट्रीटमेंट, कि वो लाइन में आ जाए, हमारी ट्रीटमेंट के एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो जाए, रेगुलरिटी में बन जाए बॉडी की। तो उस तरह के लिए हम मेडिसिन देते हैं। मेन जो इसमें ट्रीटमेंट देनी है वो मशीन नहीं देनी है, बट ये होता है कि थोड़े समय के लिए सस्टेन करने के लिए मेडिसिन देते हैं बीमारी, ताकि जो है बीमारी आगे ना बढ़े, ड्राइनेस ना आ जाए नर्व्स के अंदर। तो उसके लिए नर्वोट्रोन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मशीन है। एक तो वो न्यूरोपैथी ठीक करेगी, पेन रिलीव करेगी, टेम्परेचर टच की जहां तक सवाल है उसको भी ठीक करेगी। किसी को जैसे ज़्यादा गर्मी या जलन जैसी टांगों के नीचे से फील करता है तो उस चीज़ को भी निवारण कर देगी ये। करें मशीन के अलावा देखिए, मशीन जो है नर्वोट्रोन, उसको तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, 7-8 महीने, 9 महीने या 10 महीने कह लीजिए, रेगुलरिटी से लगाना है। और अगर पेशेंट के पास समय है तो थोड़ा लंबे समय तक और लगा ले, क्योंकि ये देखिए ऐसा होता है कि सस्टेन करना बीमारी को, जब बीमारी ठीक हो चुकी है, उस सिचुएशन में आप आ चुके हो कि हाँ आपकी बीमारी अब ठीक है, तो उसको और आगे दोबारा से रिलैप्स ना करे, तो मशीन का रेगुलर यूज और लंबे समय तक थोड़ा सा कर ले, पेशेंट के लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर उसको समय नहीं है और वो ठीक हो चुका है, ठीक है, वो विड्रॉ कर सकता है, मशीन का अब यूज बंद कर सकता है बेसिकली। इसके अलावा मेडिसिन, जहां तक मैंने बताया था आपको कि 3 महीने या 4 महीने मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है, और उसका टाइम स्पेन बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम जोन ही है। 3 महीने से कम भी लोगों में ठीक आराम आ जाता है और उसको ज़्यादा लेने पर भी आराम आ जाता है, मगर ये है कि उसको लंबे समय तक हम ज़्यादा नहीं चलाते। मशीन की जो टाइम जोन रहता है वो लंबा रहता है एज कम्पेयर टू मेडिसिन, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक साथ मिलकर ही ट्रीटमेंट बन पाया है ये स्लिप डिस्क का। अगर हम कहें कि खाली मशीन ही ले ले कोई और मशीन का ही यूज़ करे उससे ठीक हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है, उसको दोनों चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो मशीन की बात है और चाहे वो मेडिसिन की बात है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने सर्जरी करवाई हुई थी, सर्जरी के बावजूद भी रिलैप्स करी हुई बीमारी थी उनकी, कि दोबारा से उनको स्लिप डिस्क हो गया। तो हमने उनमें देखा कि पहले उन्होंने इनिशियली मेडिसिन से ट्राई आउट किया, तो पहले थोड़े से लोग रिलक्टेंट होते हैं कि मशीन को एकदम से नहीं यूज़ करके मेडिसिन का यूज़ किया उन्होंने, तो देखा उन्होंने कि मेडिसिन से इंप्रूवमेंट तो हुआ, मगर उस हद तक नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन अ मंथ्स ट्रीटमेंट वंस टाइम। तो हमने बाद में रिलक्टेंटली, हमें भी सजेस्ट करना पड़ता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके देखो। तो पेशेंट ने जब दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा आउटपुट मिला, रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिला उसे, और लगभग आप मान के चलिए कि 5-6 महीने की रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, डे टू डे एक्टिविटी में भी और हर तरह की एक्टिविटी में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो गई, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक बेंडिंग है, वो सब कर पाया, मगर एक प्रिकॉशन के साथ। ये नहीं कि 100 किलो का वजन उठा लिया उसके बाद ठीक होने के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्रिकॉशंस हैं वो तो बरतने पड़ेंगे ही आपको, अगर आप ठीक भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी। क्योंकि अगर हम प्रिकॉशन देखिए, अगर कोई बुखार से उठे, तुरंत उठने के बाद वो खाने पे फिर दोबारा से तुरंत खाने पे टूट पड़े, खाना खाने लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो डेफिनेट है कि उसको बॉडी में कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट तुरंत आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर हम बीमारी से उभर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और ये हर बीमारी पे लागू होता है, तो उसके बावजूद भी जो प्रिकॉशंस बरतने हैं उसको लंबे समय तक बरतना चाहिए, साल, 6 महीने, 3 महीने मिनिमम टाइम पीरियड, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट को ज़्यादा पुरानी बीमारी नहीं थी और जल्दी ही ठीक हो गई तो ठीक है, उससे कम टाइम जोन का प्रिकॉशन लेकर भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक इस तरह की परेशानी थी तो ठीक है, तो उसको प्रिकॉशन जो है लंबे समय तक लेना चाहिए, 6 महीने, साल भर। और प्रिकॉशन का मतलब यही नहीं है कि दवाइयाँ खा रहे, नहीं, जब ठीक हो चुकी है, हमारी ट्रीटमेंट उन्होंने ली, वो ठीक हो गई, तो उसके बाद ठीक है, 5-6 महीने प्रिकॉशन लिया, और 5-6 महीने हार्डली एक लंबा टाइम पीरियड होता है इस बीमारी में, क्योंकि आप देखिए कि इसके और कहीं ट्रीटमेंट भी नहीं है। हम चाहे बात करें फिजियोथेरेपी की, तो कई लोग फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, बट फिजियोथेरेपी भी एक ड्रॉबैक है हमारे यहाँ पे कि वो प्रॉपरली होता नहीं है। फिजियोथेरेपी में होता है क्या कि वो जनरली फिजियोथेरेपिस्ट मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे किसी का डिग्रेड नहीं करना चाह रहा कि एलोपैथी में ये खराबी है या फिजियोथेरेपी में ये खराबी है या और किसी थेरेपी में ये खराबी है, नहीं, बट जनरल जो ड्रॉबैक्स है किसी पैथी के वो ही उजागर कर रहा हूँ कि वो इसका उसमें ये ड्रॉबैक है। तो फिजियोथेरेपी में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें 5-6 मशीनें पे यूज़ करते हैं वो पेशेंट का, चाहे वो डायथर्मी है, चाहे वो फेरेडिक वेव की यूज़ है या अल्ट्रासोनिक है। वो क्या होता है कि पेशेंट जब उनके पास जाता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि पेशेंट को हर मशीन पे, हर सेट ऑफ मशीन के ऊपर 10-10 मिनट वो बिठाते हैं या 10-10 मिनट का उसका यूज होता है। वो 10-10 मिनट के यूज के चक्कर में होता है कि पेशेंट खुद नहीं गेज कर पाता कि मुझे किस चीज से रिजल्ट मिला,
क्योंकि अगर मान लो पेशेंट को बेनिफिट भी है तो पेशेंट ये देखता है कि यार ठीक है, मैंने ये भी करवाया था, इससे मुझे आराम हुआ था, ये कराया, ये भी आराम हुआ, सेकंड में थर्ड मशीन कराई, उससे भी आराम हुआ। मगर जब वो 4 5 6 मशीनें एक दिन में यूज कर लेता है और 1 घंटे का टाइम पीरियड खत्म हुआ, वो जाता है, तो उसको ये गेज नहीं कर पाता या ये नहीं पता लगा पाता कि एग्जैक्टली मुझे किस मशीन से ज्यादा फायदा हुआ। जी। तो वो होता क्या है, थोड़े दिन तो वो कराते हैं, मगर वो होता क्या है कि जब आदमी बहुत सारी 2 नावों में सवार हो और नदी पार करना चाहेगा तो वो डूबेगा ही डूबेगा। तो अल्टीमेटली यही ड्रॉबैक रहता है फिजियोथेरेपी का भी। उनको भी ये करना चाहिए कि एक सिंगल मशीन से पहले यूज करके देखें। हाँ भाई, अगर डायथर्मी का यूज करें तो कुछ समय तक डायथर्मी यूज कर रहे हैं, ट्रैक्शन का यूज करें तो कुछ समय तक ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। जी। तो वो ताकि करके देखें कि हाँ भाई, ये पहले हमने अप्लाई किया, ये कुछ दिन हमने किया, तो उससे हमें कितना बेनिफिट मिला। तो ये एक ड्रॉबैक है। प्लस क्या होता है, पेशेंट भी हमारे यहाँ पे या हर जगह भी होगा इस तरह का कि एलोपैथी का इतना इफेक्ट हो गया उनके ऊपर कि उनको लगता है कि तुरंत इलाज हो जाए। मतलब हम आज की ट्रीटमेंट में जाएं या इस आदमी के यहाँ जाएं जी। और वहां पे हाथों हाथ हमारा इलाज हो जाए। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। जादू की पुड़िया जो देते हैं वो तो धोखेबाजी हो सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलेगा कि हमारे पास फलाना जादू है, हमारे पास ये है जिससे कि हम तुरंत आपकी बीमारी को ठीक करेंगे। नहीं, कभी भी नहीं। हमें टाइम लगता है, बीमारी को पहले डायग्नोज करना चाहिए। अगर डायग्नोज हुई भी बीमारी भी है तो उसको ये चाहिए कि ठीक है, इसका ट्रीटमेंट स्लो एंड स्टेडीली अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि हैफेजर्डली जल्दी जल्दी इसको ट्रीटमेंट भी दे दें और जल्दी जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाए, ये डॉक्टरों के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। पेशेंस बहुत जरूरी है हर बीमारी की उपचार में। जी, और बिल्कुल। प्लस उस बीमारी में तो बहुत जरूरी है जो क्रॉनिक है, जो बूढ़ी हो जाए या पुरानी हो जाए, जैसे स्लिप डिस्क है। इसमें तो ये होता नहीं है कि ताज़ा पेशेंट है और जल्दी आया आपके पास, वो दूर इधर उधर पहले पेन किलर खाकर, फिजियोथेरेपी कराकर या फिर सर्जरी करा के फिर आपके पास जब उसकी हालत और खराब होती तब पहुंचता है। ऐसा जी। भी है, हमारे पास फ्रेश केसेस भी आते हैं, बट वो खुशनसीब कह लीजिए वो हो सकते हैं। बट जनरल पेशेंट्स वही होते हैं ज्यादातर, हर एक डॉक्टर के पास वही आते हैं जो कि क्रॉनिक हो जाती है बीमारी। और क्रॉनिक हो गई, जो बूढ़ी हो गई, तो उसमें डेफिनेटली टाइम जी। तो लगेगा ही। डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इस प्रॉब्लम में। देखिए, इसमें सावधानियां तो बहुत प्रमुख हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर पेशेंट इस चीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसको सावधानियां तो बरतनी चाहिए, अगर वो ठीक हो रहा है तो भी और जी। जो नहीं ठीक हो रहा है तो भी। सबसे पहले सावधानी तो यही है कि वजन ना उठाए, हैवी लोड ऑफ वर्क ना करे, मतलब जिसमें कि उठाना या भारी सामान को रखना है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ना चले, क्योंकि इसमें बैलेंस भी कई लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है, तो वो गिरने का डर रहेगा और गिरने से दूसरी जगह भी चोट लग सकती है। इसके अलावा डीजनरेटिव चेंज है तो कभी कभार क्या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जी। जिसमें कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है, बोन फोकी हो जाती है, तो टूटने का, चिरमिर होने का उसका डर रहता है। इसके अलावा जो पेशेंट स्लिप डिस्क का पेशेंट नहीं है मगर उसको प्रिकॉशंस अगर लेने हैं एक नॉर्मल आम आदमी को, तो उसको यही लेना है कि हैवी लोड, जितनी बॉडी कैपेसिटी है उससे कम ही लोड हमेशा उठाए। एक्सेस कैपेसिटी का अगर कोई लोड उठाता है तो सहारा लेके, किसी और का सहारा लेके उठाए। प्लस जो एक्सरसाइजेज अगर वो करता है, चाहे वो योगा है चाहे वो जिम की एक्सरसाइज है, जी। हमेशा एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर करे। अगर कोई प्रॉपर ट्रेनर के अंडर नहीं करता है तो वो उसके इस तरह की दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी अगर कोई करा रहा है तो सबसे पहले तो एक सही फिजियोथेरेपिस्ट हो, और डॉक्टर भी अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर भी अगर पेशेंट चाहता है तो डॉक्टर क्वालिफाइड हो, उसके पास जाएं, जो कि असली डॉक्टर हो, नकली के पास ना जाएं। डिग्री पे तो जाना जरूरी है कि डिग्री है भी उसके पास कि नहीं है। जी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी अगर हम बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी में ये देखना जरूरी है कि अगर ट्रैक्शन भी कोई ले रहा है तो ट्रैक्शन भी कभी कभार हार्मफुल हो सकती है। तो कोई चीज जो कि हार्मफुल, जिसमें थोड़ा बहुत भी अगर डीमेरिट है तो उसको अवॉइड करें। ट्रैक्शन में भी कभी कभार क्या होता है कि एक डिस्क को अगर वो पोजीशन वापस कर भी पाते हैं तो दूसरी जगह डिस्क स्लिप कर हो जाती है। जी। तो वो जरूरी है कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो कि ट्रैक्शन में एक्सपर्ट हो, क्योंकि सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट दे पाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेशेंस ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट में, चाहे किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट हो, हर बीमारी में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासतौर से तब जब आप एक क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। एक्यूट केसेस में पेशेंस की ज़रूरत नहीं है। सर्दी हो गया, जुकाम खांसी हो गया, उसमें तो आप एलोपैथी दवाई खाएंगे ठीक हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंस की, और ना ही रखता है पेशेंट आजकल का। मगर अगर किसी को स्लिप डिस्क है या डायबिटीज़ है या किडनी फेलियर है या और भी कोई बीमारी है, उसमें पेशेंस ज़रूरी है। अगर आप कहीं
जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जहां से आप दूसरी जगहों से जहां से आप पहले मायूस हो चुके हैं, तो आप अगर नई ट्रीटमेंट को ट्राई आउट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें पेशेंस तो दिखाना ही पड़ता है। किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी की बात कर रहा हूँ यहाँ, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, पैथी हो, तो उसमें जो है पेशेंट को पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपी में यही है कि पेशेंस कभी कभार नहीं दिखाता, और मगर एक और भी ड्रॉबैक है फिजियोथेरेपी का भी, क्या होता है कि सेंटर्स हर जगह रेडिली अवेलेबल भी नहीं है। तो एक सही फिजियोथेरेपिस्ट होना प्लस सेंटर भी पास अवेलेबल होना, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इससे बेस्ट आउटकम वो ये पा सकते हैं कि नर्वोट्रोन जो हमारी मशीन और दवाइयाँ, उनको वो अगर मंगवाते हैं तो एक तो ये है कि घर पे ही उनकी एक्सरसाइज भी वो मशीन करवा देगी। जी। मतलब जो फिजियोथेरेपी की 4 मशीनें या 7 मशीनें करेंगी, वो एक सिंगल मशीन में इतना आउटपुट है कि वो सारी चीज़ें, और ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, छोटी सी मशीन है, आप लगा लीजिए मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी बड़ी, तो ईजी टू कैरी भी है, ईजी टू हैंडल भी है, बैटरी और डायरेक्ट करंट से थ्रू अडेप्टर वो चलती है, वेव्स छोड़ती है बेसिकली, और उसको जो है आदमी को कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो गांव देहात के जितने भी पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं स्लिप डिस्क से, उनके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उनके आस पड़ोस में फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कोई सही डॉक्टर या फिर कोई सही विशेषज्ञ नहीं है, तो वो इस मशीन को ले ले, और मशीन के बाद वो खुद ही डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसमें बुकलेट रहती है, लिखा रहता है किस तरह से मशीन को लगाना है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती पेशेंट। जी डॉक्टर हिमांशु, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हेल्थ में एक